नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड में पर्यटन को एक बार फिर से उछाल देने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने देहरादून में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हर एक स्टेक होल्डर को भी बुलाया गया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में सभी रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। होटल, टैक्सी सब पहले से बुक हो चुके हैं। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटन के साथ ही स्थानीय खान पान और मिठाई को भी प्रमोट करना हमारा लक्ष्य है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सतपाल महाराज भी कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और इस कॉन्फ्रेंस में जो है कहा गया कि इस बार जो है रिकॉर्ड सभी टूटने वाले हैं। पर्यटन के मामले में बहुत सारे पर्यटक जो हैं इस बार आएंगे। पर्यटन एवं अतिथि कॉन्फ्रेंस का ये आयोजन किया गया। पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध अपार संभावनाओं को विस्तार देने के लिए इस प्रकार के आयोजन लगातार होते रहेंगे और इस प्रकार के आयोजनों से निश्चित रूप से जो इस प्रकार के आयोजन होते हैं उसमें से कुछ न कुछ मंथन निकलता है। जो मंथन होता है और चिंतन होता है उसमें से कोई न कोई रास्ता निकलता है जो कि हमारे आगे के लिए, आगे आने वाले समय के लिए कहीं न कहीं एक रास्ते का काम करता है, एक पाथी का काम करता है। हमारे राज्य के लिए पर्यटन उद्योग एक रीढ़ की हड्डी के समान है। अभी हमारी चारधाम यात्रा चलती है, उसके कारण से पूरे साल भर का लोगों की आजीविका चलती है, लोगों का काम चलता है और प्रदेश की एक बड़ी जनसंख्या इस पर आश्रित है। और उस समय हमारे लिए मुश्किल ये हो गई कि पूरे देश भर के जो श्रद्धालु यात्री आ रहे थे वो हजारों की संख्या में आ रहे थे। हमने फिर से माननीय न्यायालय से फिर से निवेदन किया कि इसकी जो ये लिमिट है, इस लिमिट को समाप्त कर दिया जाए। तो माननीय न्यायालय ने उस लिमिट समाप्त की और हमारी यात्रा चली, अच्छी यात्रा चली। इस बार भी हमारी चारधाम यात्रा अभी शुरू होने वाली है और इस बार की यात्रा सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि पिछले 2 सालों से ठीक प्रकार से यात्रा नहीं हो पाई है। और होटलों की जो हम अभी बुकिंग देख रहे हैं, आप लोग होटल व्यवसाय से जुड़े हुए भी सब लोग होंगे, मुझे लगता है कि इस बार होटलों की बुकिंग काफी कुछ हो चुकी होगी। ऐसा ही है ना? कौन कौन है होटल वाले, जरा एक बार बता देंगे जरा। मुस्कुरा रहे हैं काफी बुकिंग हो गई भाई साहब। तो मुझे लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। जब होटलों की बुकिंग होगी तो हमारे होटल, चाहे वो रहने के होटल होंगे, चाहे वो खाने के होटल होंगे, चाहे हमारे वो टैक्सी संचालक होंगे, पर्यटन से जुड़े हुए, परिवहन से जुड़े हुए, होटल व्यवसाय से जुड़े हुए, साहसिक पर्यटन हो, चाहे वो जिस प्रकार का भी पर्यटन हो, सारे पर्यटन इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। और हम सभी लोगों को इसके लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक बार के, चूंकि महामारी के बाद की ये पहली यात्रा 2 साल के बाद जो पूरे फुल स्विंग में होगी इस बार पर्यटन क्षेत्र में। हनुमान के अंदर राम और सीता के दर्शन किए और वक्षस्थल को फाड़ करके अपने प्रेम को दर्शाया कि उनके हृदय में राम बसते हैं। इसी प्रकार से जो उत्तराखंड का जो टूरिज्म का अनुभव है वो हृदय खोल करके उसको अपनाते हुए हम ये चाहते हैं कि पर्यटक जो आए, यहाँ की जो देवतुल्य संस्कृति है उसका अनुभव करे। यहाँ पर जो चार धाम है,
यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री इसका अनुभव करे। यहाँ की जो जनता है उनका जो हॉस्पिटैलिटी है, सौहार्दपूर्ण उनका जो वातावरण है, सद्भावना वाला उनका जो वातावरण है उसका अनुभव करे और यहाँ के खान पान का अनुभव करे। यहाँ पर जो हमारी बाड़ी, झंगोरा और हमारी फाण, चैंसू ये सब चीज़ें जो हमारा भोजन है, आपका जो है रायता हो गया, कुमाऊनी रायता हो गया, इन सब का स्वाद चखे, हमारे जो नमक है उनका स्वाद चखे। तो ये सब चाहते हैं कि जो लोकल कुजीन है उत्तराखंड का, इसको भी हम प्रमोट करें। और अब सीधा रुख करेंगे सुदीप जैन का, विशेष संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, देहरादून में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और आपसे जानना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है और इसके बारे में ज्यादा अपडेट आप बताइए। देखिए, राज्य में पर्यटन सीजन अभी से फुल हो गया है। यूं तो बुकिंग्स दिसंबर जनवरी में पूरी हो चुकी थी। अगर हम इसी वीक की बात करें, यानी आज शनिवार से और अगले इतवार तक, तो अच्छे होटल्स के रूम के जो रेट हैं वो बहुत हाई हैं और कई स्थानों पर तो कमरे ही उपलब्ध नहीं है। बताता है कि टूरिस्ट कितनी संख्या में आ रहा है। सरकार इस बार एक नए कंसेप्ट पर काम कर रही है कि जो पहाड़ से आने वाला, जो दूर दराज से आने वाला श्रद्धालु है, यात्री है, पर्यटक है, किसी को अगर पहाड़ घूमना है तो वो स्थानीय उत्पाद, जिसमें यहाँ का खान पान, यहाँ की मिठाइयाँ, इनसे रूबरू हो सके। और होटल्स के बजाय जो स्थानीय लोगों ने होम स्टे बनाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनको डेवलप किया है, साफ सफाई का ख्याल रखा गया है, ऐसे होम स्टे में वो ठहरे और लुत्फ ले पहाड़ की अच्छी हवा का, पहाड़ के मौसम का, पहाड़ के नज़ारे का। 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टी में तो वो रुकते ही हैं, पर ये एक नया अनुभव उनके लिए होगा। उत्तराखंड दिल से छाए, इस तरीके का एक थीम आज लॉन्च किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री और सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर समेत होटल इंडस्ट्री और इस पूरे सेक्टर से जुड़े हुए कई एक्सपर्ट्स भी इस प्रोग्राम में आए हुए थे। अब ये पूरे दिन चलेगी यूथ कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अपना विजन बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि राज्य में सुरक्षित और सुगम पर्यटन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, 4 धाम यात्रा 6 माह चलती है और पहाड़ में जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनकी आजीविका भी है, उनकी ये ब्रेड एंड बटर है। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी हो, आर्थिकी बेहतर हो और पर्यटकों को भी सुविधा मिले, इस पर सरकार का फोकस है। जी सुदीप, और ये भी कहा गया है कि वहाँ का जो लोकल फूड है उसको प्रमोट किया जाए, ताकि उत्तराखंड के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके, उत्तराखंड का स्वाद क्या है ये भी लोगों को पता चल सके। क्योंकि जब भी पर्यटक बाहर से आते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि जिस एरिया में वो घूमने जा रहे हैं वहाँ पर फेमस क्या है, वहाँ पर खाने को लेकर फेमस क्या है, तो उसको लेकर भी खास ध्यान दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में मंच से बोलते हुए ये तक कह दिया कि होटल्स में बुकिंग है, पर मैं चाहता हूं कि होटल्स में स्थानीय फूड मिले, लोग समझें कि पहाड़ का चौसा क्या है, फाड़ू क्या है, यहाँ का गहत की दाल कैसे होती है, भट्ट क्या है, चुरकानी क्या है, कुमाऊं का रायता बहुत फेमस है। तो ये लोगों को पता चले। इवन पहाड़ में कई तरीके के नमक भी तैयार किए जाते हैं, सूखे मसाले और चटनी तैयार की जाती है, ये भी लोग समझ सके, खा सकें। इससे स्थानीय उत्पादों को जहां प्रमोशन मिलेगा, वहीं पहाड़ का उत्पाद दूर दराज देश विदेश तक जाएगा। इससे इकोलॉजी भी सुधरेगी तो लोगों की इकोनॉमी भी सुधरेगी। तो ये एक विजन है। और देखिए, जिस प्रकार से 4 धाम यात्रा में अभी से सारी बुकिंग हो चुकी हैं, टूरिस्ट व्हीकल अवेलेबल नहीं है, होटल, लॉज, धर्मशाला, सराय कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो जी, मतलब सुदीप, पूरी तरह से जो स्थानीय उत्पाद है उसको प्रमोट करने का भी सरकार ने पूरा मन बनाया हुआ है। चलिए सुदीप, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और फिलहाल आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में पर्यटन विभाग और राज्य सरकार ने पर्यटन को और बढ़ावा देने और राज्य के स्थानीय खान पान, होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए एक नया विशेष कैंपेन लॉन्च किया है। आपको इसके बारे में बताते हैं। इसका जो नाम है अपनाते हैं दिल से खोल के, इस कैंपेन को पूरे देश में और विदेशों में प्रसारित किया जाएगा। न्यूज़ 1 इंडिया से सचिव पर्यटन दिलीप ने खास बातचीत करते हुए इस विशेष अभियान के बारे में क्या कुछ बताया, आपको वो भी सुनवाएंगे। तो आपको बता दें कि विशेष कैंपेन का जो है शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने ये विशेष कैंपेन, इसका शुरुआत किया है उत्तराखंड सरकार ने। आपको बता दें कि इसका जो मेन मकसद होगा वो प्रमोट करना होगा पहाड़ की संस्कृति को। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और पर्यटन महकमे ने अपनाते हैं दिल खोल के एक नई थीम को शुरू किया, से लॉन्च हो गई है।
हमारे साथ सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर सर हैं, इनसे पूछते हैं। सर, अपनाते हैं दिल खोल के, ये कंसेप्ट क्या है, पहले समझाइए। नहीं, देखिए, हम लोगों को हर एक राज्य की, हर एक पर्यटन क्षेत्र की एक विशेष पहचान होती है और उस पहचान से लोग वहाँ पर आते हैं। आज की डेट में लोग जो है कोई चीज़ केवल देखने नहीं जाते हैं, उसको अनुभव करने के लिए जाते हैं। और किसी चीज़ का आप अनुभव करते हैं तो वहाँ की वो खासियत क्या है वो देखी जाती है। और यही कारण है कि जिसके चलते आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि लोग होम स्टे में जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो है परिवेश क्या है, संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है। देखे, उत्तराखंड के होम स्टे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं आज की डेट में। तो हम लोगों के यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो यहाँ के हमारे जो लोग हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, जो पर सालों साल से जो है वो अपने यजमानों को यहाँ होस्ट करते आए हैं और यात्रियों को जो है वेलकम करते आए हैं। उसी थीम को देखते हुए, उसी सेंस को कैप्चर करने के लिए उत्तराखंड में अपनाते हैं दिल खोल के थीम पर एक विस्तृत एडवर्टाइजमेंट कैंपेन बनाया हुआ है, जो राष्ट्रीय स्तर पर उसको चलाने का हमारा इरादा है। उसका मुख्य कारण ये है कि कोविड के बाद 2 साल के बाद इस बार हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है, पर्यटन सीजन प्रारंभ हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि लोगों के रडार में सबसे पहले उत्तराखंड रहे और उसको सोचते हुए इस थीम को बनाया हुआ है। इसमें सामान्य लोगों जो है, जो अच्छे परिवार में जो लोग ट्रैवल करते हैं, उनको टारगेट बनाते हुए ये थीम बनाई हुई है और मुझे लगता है कि ये लोगों को काफ़ी अपील होगी और आने वाले टूरिज्म सीजन में हम लोग ज़रूर लोगों के जो है कंसिडरेशन के रडार में काफ़ी ऊपर रहेंगे। तो ये थे दिलीप जावलकर साहब, जिनका कहना है कि अपनाते हैं दिल खोल के एक थीम ही नहीं है, बाहर के लोगों को उत्तराखंड के घर घर तक जोड़ने का, उनके खान पान के बारे में बताने का और एक अच्छा वेलनेस देने का मौका है। इसीलिए नेशन स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रयास पर्यटन विभाग ने किया है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री आवास में दोनों के बीच मुलाकात हुई। उस मुलाकात के दौरान उत्तराखंड में शिक्षा के विकास को लेकर कई बिंदुओं पर खास चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। साथ ही प्रदेश के युवाओं की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता के क्षेत्र में उन्हें केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। रोजगार के साथ ही युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। इस मुलाकात के दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। और एक बड़ी खबर का रुख करेंगे सूत्रों के हवाले से। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 2 IFS अफसरों पर गाज गिर सकती है। वन मंत्री ने दोनों को अनिवार्य सेना निवृत्ति देने का फैसला किया है। फाइनल अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजी गई है रिपोर्ट। आपको बता दें कि गंभीर आरोपों के चलते दोनों IFS अफसरों पर होगी कार्रवाई। DFO किशन चंद और DFO बीजू लाल TR पर कार्रवाई होगी। सीएम के अनुमोदन के बाद दोनों IFS को मिलेगी अनिवार्य सेवा निवृत्ति। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इसी खबर पर सुदीप जैन, विशेष संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या पूरा मामला है और क्या जानकारी इसमें और ज्यादा आपको मिल पा रही है? जी देखिए, जो नई राज्य सरकार का गठन हुआ और मंत्रिमंडल में जो स्थान वन मंत्री के तौर पर सुबोध उनियाल को मिला, वो पहले दिन से ही एक्शन मोड में थे। उन्होंने विभाग की समीक्षा करते हुए सबसे पहले आदेश दिया कि मैं विवादित और भ्रष्ट अफसरों को बाहर करने जा रहा हूं, इसके बाद मैं कोई काम करूंगा। शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी तत्परता से सुबोध उनियाल काम करेंगे। जो TR बालू और एक दूसरे अफसर की उन्होंने फाइल तैयार करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय अनुमोदन के लिए भेज दी है। और इसके साथ ही उन्होंने हालांकि मीडिया से खुलकर बातचीत तो नहीं की, लेकिन संकेत ये दे दिया है कि विभाग में कोई भी भ्रष्ट या रिश्वतखोर अफसर होगा जिसकी शिकायतें होंगी, उसको वो कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जो DFO के तौर पर नाम आता है वर्मा का और TR बालू का, ये खासा सुर्खियों में रहे हैं और समय समय पर सरकार मंत्री कोई भी रही हो, इनकी पूरी हुकूमत चलती रही है। पर शायद अब वक्त इनका उल्टा आ गया है, लिहाजा बड़ी कार्रवाई होने वाली है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी खबर सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया पर है कि हॉफ, जो हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग के टॉप बॉस की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको रोक दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि वन मंत्री ने कहा है कि जो पूर्व हॉफ राजीव भर्तरी जब हाईकोर्ट गए थे, उन्होंने एक रिट दाखिल की थी।
इस रिट के नियोजन के बाद, यानी इस रिट के फाइनल होने के बाद ही अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। तो यानी जो दावेदार थे, जो कतार में थे या जो प्रभारी बनना चाहते थे, उनको भी झटका लगा है और इस पद पर भी अब निष्पक्ष रूप से नियुक्ति होगी। हो सकता है जब राजीव भरतरी अकारण हटाए गए थे, हो सकता है उन्हीं की वापसी हो जाए या कोई नया नाम सामने आए। लेकिन यह भी एक बड़ा अपडेट है कि हौफ की नई नियुक्ति पर रोक लगी है, ऐसा सूत्रों ने खुलासा किया है। जी सुदीप, इन दोनों अफसरों पर कही जा रही है बात कि इनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। तो अगर गंभीर आरोपों की बात करें तो क्या ऐसे आरोप है जो इनके ऊपर लगे हैं और इस तरह की कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी उन आरोपों की वजह से? जी देखिए, टीआर बालू 5 साल तक नैनीताल के एक तरफा डीएफओ रहे। कालागढ़ का उन पर चार्ज भी रहा और इस दौरान आरोप यह है कि उन्होंने दूसरे डीएफओ को चार्ज नहीं लेने दिया और इसके अलावा विभाग की कई शिकायतें हैं। इसी प्रकार से जो दूसरे डीएफओ हैं उन पर भी कई आरोप है, विशेषकर हरिद्वार जिले के वन कटान के कई गंभीर आरोप है, जिसमें समय समय पर कार्रवाई की फाइलें तो चली पर निर्णय कोई नहीं हो सका। इसके पीछे कहीं ना कहीं दबाव व प्रभाव कारण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्र कहते हैं कि मुख्यमंत्री देर शाम तक इस फाइल का अध्ययन करने के बाद निर्णय ले सकते हैं। जीरो टॉलरेंस, जीरो करप्शन वाली जो सरकार आई है, इससे निश्चित तौर पर सबसे पहले जो बढ़त ली है वो मंत्री सुबोध उनियाल ने ली है। उन्होंने कहा है कि जो ऐसे दागी अफसरों को कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। अगर ये कार्रवाई हुई तो उत्तराखंड में नजीर पेश होगी, क्योंकि 21 वर्षों के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जी, मतलब लगातार एक्शन मोड में सभी जो मंत्री हैं वो नजर आ रहे हैं और ऐसे भ्रष्ट अफसर जो कि भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। चलिए सुदीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में वनों में आग का तांडव लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 13 स्थानों पर आग लगी है। गढ़वाल में 8 और कुमाऊं में 5 स्थानों पर आग लगी है। तो लगातार आग ने अपना तांडव मचाया हुआ है और आपको बता दें कि वन अग्नि से 8.5 हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई है। राज्य में अब तक वन अग्नि से जो है कई सारी घटनाएं सामने आई हैं। आपको बता दें कि 285 घटनाएं वनाग्नि की अब तक राज्य में सामने आई हैं। वनाग्नि की जानकारी देने को लेकर टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। ये टोल फ्री नंबर जो है, इस पर वनाग्नि के बारे में जानकारी दी जा सकती है, ताकि जैसे ही किसी को इस बारे में सूचना हो कि कहीं पर आग लगी है तो तत्काल इसकी जानकारी टोल फ्री नंबर पे दी जाए और वन विभाग इस पर तुरंत एक्शन ले। इसको लेकर टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये टोल फ्री नंबर, जिस पर वनाग्नि की जानकारी लोग दे सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है ताकि सूचना मिलते ही ये जानकारी दे दी जाए और समय रहते वनाग्नि को बुझा दिया जाए। तो आग का तांडव जो है उत्तराखंड में लगातार मचा हुआ है और इसको लेकर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। और इसी खबर पर संदीप नेगी हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं, संवाददाता। संदीप का रुख करेंगे। संदीप, वनाग्नि के लिए हेल्पलाइन नंबर भी अब जारी किया गया है ताकि अब अगर आग लगे तो तुरंत के तुरंत इसकी जानकारी दी जाए और उस पर एक्शन हो, तुरंत आग को बुझाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि जिस तरह से लगातार अब उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाएं अब और भी ज्यादा जोर पकड़ रही हैं। क्योंकि अगर पूरे उत्तराखंड की अगर बात करूं तो टिहरी हो या फिर बागेश्वर हो, भूपेश्वर, इन जगहों पर लगभग कई हेक्टेयर अभी तक जंगल जल चुका है और वन विभाग को करीबन लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। लिहाजा वन संपदा को बचाने के लिए अब कहीं ना कहीं वन विभाग ने आम लोगों से गुजारिश की है, एक अपील की है और इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं, जिसमें कि व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है और टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। तो उसके माध्यम से अगर कहीं पर आग लगती है तो आम आदमी उसकी जानकारी वन विभाग तक पहुंचा सकता है। और तो ऐसे में वन विभाग कहीं ना कहीं अपने उपकरणों के माध्यम से वनाग्नि की घटनाओं पर लगातार काबू पा सकता है। क्योंकि अगर आपको ये भी बता दें कि लगातार जो उत्तराखंड में इस वक्त तापमान है वो कहीं ना कहीं सामान्य से 60 डिग्री तक ज्यादा बढ़ चुका है और मौसम विभाग ने यह भी अंदेशा जताया है कि आने वाले दिनों में ये तापमान लगातार बढ़ता रहेगा। और चूंकि अगर 11 और 12 तारीख की बात करें तो रेड अलर्ट कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए भी जारी कर दिया गया है। हालांकि आज येलो अलर्ट उत्तराखंड में है। तो कह सकते हैं कि जो ये वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो लगातार और भी ज्यादा उत्तराखंड में बढ़ती रहेंगी। जिस तरह से वन विभाग जो बता रहा है, चूंकि उसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है और लगातार जो बैठकें हैं वन विभाग की, वो तमाम जो डीएफओज हों या फिर वन विभाग से जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी हों, उनके साथ लगातार जो ये मंत्री जो कि सुबोध उनियाल है, वन मंत्री हैं, उनकी बैठक भी लगातार जारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार जो कार्य जरूर किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर जो एक बड़ी जो विकट समस्या होती है कि आखिरकार उपकरण की अगर बात करें तो वन विभाग के पास ऐसे आधुनिक उपकरण नहीं है जिनसे कि वो लगातार आग बुझाने में सफलता पाए। तो और यही
वजह है कि हर साल करीबन जो लाखों हेक्टेयर हैं वो बिल्कुल जलकर खाक हो जाते हैं और लाखों रुपए का जो रुपए हैं वो कहीं ना कहीं वन विभाग को नुकसान होता है। और इसी के लिए इस बार फायर सीजन से पहले ही वन विभाग ने ताबड़तोड़ बैठकें यहाँ पर जरूर की थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तकरीबन 1 महीना फॉरेस्ट फायर का हो चला है और कहीं ना कहीं अभी तक भी कई हेक्टेयर जो जंगल जो वन संपदा है वो खाक हो चुकी है। जी मतलब वन विभाग के पास उपकरणों की कमी है, लेकिन इसके बाद भी जो हौसले हैं आग बुझाने को लेकर वो जो है वो बुलंद है और लगातार वन विभाग ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से आग को अगर कहीं पे लग रही है तो उसको बुझाया जाए। और उसके लिए ये जो पहल की गई है कि एक नंबर जारी किया गया है, ये भी बड़ी चीज है और इसमें आम लोगों की बहुत बड़ी हेल्प रहेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार अगर आग लगती है तो जरूरी नहीं है कि वन विभाग के लोग वहां पर मौजूद हो, उनको जानकारी हो, और जब तक जानकारी होती है तब तक काफी अधिक नुकसान हो चुका होता है। तो आम लोगों की मदद इस बार ली गई है। संदीप, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी संदीप, मैं ये कह रही थी कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, मतलब वन विभाग ने जो है इस बार आम लोगों की मदद इसमें ली है, क्योंकि उपकरणों की भी कमी है और ऐसे में जो हर संभव प्रयास हो सकता है वो वन विभाग की तरफ से किया जा रहा है कि किसी भी तरह से जो अग्नि की घटनाएं हैं, आग लगने की जो घटनाएं हैं उनको कम किया जाए, उसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं प्रयासों में से एक ये है और इसमें आम लोगों की मदद बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार वन विभाग ने 7000 जो ग्रामीण हैं उनको मानदेय के आधार पर 15 जून तक के लिए रखा है। चूंकि 15 जून तक ही फॉरेस्ट फायर का सीजन उत्तराखंड में होता है, लिहाजा 15 जून तक 7000 लोगों को मानदेय के तौर पर रखा है और इन लोगों से मदद भी ली जाएगी। सीधे तौर पर ये सब उत्तराखंड के अलग अलग ग्रामीण हैं, अलग अलग जगहों से ये लोग आते हैं, तो कह सकते हैं कि इन लोगों की भी मदद कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार ने इस बार ली है, चूंकि आग बुझाने में हो या फिर आग से जुड़ी हुई जानकारी हो, इन चीजों में वो दे पाए। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर हम पिछले सालों की तुलना करें तो इन 2 साल जो कोरोना काल थे, इन 2 सालों को छोड़कर हम पिछले सालों की बात करें तो आग का तांडव बहुत ज्यादा देखा गया था। कई हेक्टेयर संपदा थी वो संदीप, तो लगातार जो वन विभाग है वो एकदम एक्टिव मोड पर है और आग बुझाने को लेकर तमाम तरह के इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह की आग की खबर अब ना सामने आए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देवभूमि में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, साथ ही 11 से 12 अप्रैल को प्रचंड गर्मी की भी चेतावनी दी गई है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 9 और 10 अप्रैल को पहाड़ में ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जिसके बाद 11 और 12 को रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में, चमोली में, टिहरी और पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में सामान्य से 60 डिग्री अधिक तापमान पहुंच गया है और आने वाले 3 से 4 दिनों में 3 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो उत्तराखंड में गर्मी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिनेशपुर में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से संचालित विद्यालय में आर्ट गैलरी की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि दिनेशपुर में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से संचालित विद्यालय में आर्ट गैलरी की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में सभी कक्षाओं के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। बता दें कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा नर्सरी से इंटरमीडिएट तक खाना, कपड़ा और किताबों के साथ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो आपको बता दें कि दिनेशपुर में आर्ट गैलरी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है और इस दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही सफेद फूल भी मां पर अर्पित किए जाते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का खास महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां को नारियल का भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक भक्ति भाव होता है कि मैं पूजा करनी है तो करनी है। दिन भर भाग दौड़ से अच्छा है कि कुछ क्षण माँ के उसमें बीत जाए, बहुत अच्छा है। कौन सी माँ को मना रहे हैं? वैसे फिलहाल आज महागौरी की पूजा है, तो आज मैं चाहूँगा कि माता रानी सबका आशीर्वाद रहे और हम पे भी कृपा रहे। जय माता। एक भक्ति भाव। यमकेश्वर के हनुमंती गांव में 25 साल बाद रामलीला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक रेणु बिष्ट समेत क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनीता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। इस दौरान रेणु बिष्ट ने कहा कि हमारा यमकेश्वर विकास के मामले में काफी पीछे है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर
ध्यान देकर मैं जनता के वादों पर खरी उतरूंगी। 2 अप्रैल से शुरू हुई रामलीला का 11 अप्रैल को समापन होगा। खास बात यह है कि इस रामलीला में सभी किरदार महिलाएं ही निभाती हैं। तो 11 अप्रैल को इस रामलीला का समापन होगा और इस रामलीला की सबसे खास बात यह है कि इसमें महिलाएं ही सभी किरदार निभाते हुए नजर आती हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।